नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन का तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व में दो छोटी छोटी क्लासें हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जिसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 उसमें कवर हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं। और आज हम अध्याय 3 का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। अध्याय 3 का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। इसका अर्थ ये है कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है। जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो उनके सोर्स क्या है, कहाँ से आखिर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम अपना अध्याय 3 शुरू करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत एवं एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, ये देखिएगा। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख जैसे कि शिलालेख है, वो मुद्रा है, जो सिक्के प्राप्त होते हैं हमें, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। उत्खनन जो हमें उस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन, वहाँ का खनन करने से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, उससे पता चलता है। इनसे तात्कालिक जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। अब कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये आपके सामने एक चित्र दे रखा है, ये एक शिलालेख है। ये एक शिलालेख का एक चित्र दे रखा है। अभिलेख, ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख, अब इनकी उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख कैसे मिलते हैं? गद्य एवं पद्य शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे कोई अभिलेख लिखा जाता है तो किसी राजा की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो राज प्रशस्ति शिलालेख, वो चौकीपाल, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। संगमरमर की 52 शिलाओं पर उत्कीर्ण शिलालेख है ये। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से आगे हम सब पढ़ेंगे। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? जो प्रमुख अभिलेख है मुख्य राजस्थान की, जिनसे महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हुई है राजस्थान के इतिहास की, वो सब अब आने वाले हैं। प्रमुख अभिलेख में आता है नगरी अभिलेख। नगरी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। प्राचीन शिवी जनपद काल में शिवी जनपद की राजधानी नगरी या मध्यमिका थी। ये चित्तौड़ के आसपास स्थित है। चित्तौड़ से आगे कंसवा अभिलेख, कटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला स्तूप लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजुलिया। गटियाला अभिलेख के बारे में हमें प्रतिहारों और बिजुलिया शिलालेख से हमें चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है, हमें पता चलता है।
चीरवा गांव जो कि उदयपुर जिले में आता है वर्तमान में। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। जब चीरवा का शिलालेख जब मेवाड़ पर रावल वंश के शासक शासन कर रहे थे, तब एक रावल समर सिंह हुए थे, तो उनके युग की जानकारी देता है ये चीरवा का शिलालेख। ये एक स्मारक है जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में, अब स्मारक जैसे कोई दुर्ग हो गया, कोई महल हो गया, प्राचीन क्षत्रिय बावड़िया, ये सब स्मारक कहलाते हैं। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग होने के कारण यहाँ स्मारक भी ज़्यादा है। हालांकि भारत में सबसे ज़्यादा दुर्ग की बात अगर की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर, कागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। इनसे हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। अब अगला है नेक्स्ट मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी होते हैं। जैसे कोई भी शासक शासन करता है तो अपने राज्य में वो अपने नाम से या अपने शासन व्यवस्था के प्रतीक चिन्हों से संबंधित सिक्के जारी करता है। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंश के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध हमें होती है। अब अगला है जिनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, वो है बर्तन और कलाकृतियाँ। जैसे खुदाई से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं और उन पर खुदी हुई कलाकृतियाँ, उससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। जैसे बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्ष, किवाड़ होते हुए हमारे दरवाजे, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़कियाँ, जिन्हें कोकड़े भी कहा जाता है, की कारीगरी आदि देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदबाण, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के काल कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है, की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर एवं नौ भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदबांड, आहड़ एवं गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर
पत्थर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। अगला है ताम्रपत्र। राजा जैसे कोई फरमान जारी कर देता था या कोई किसी को भूमि या अन्य किसी वस्तु का हस्तांतरण किया जाता था संपत्ति का, तो उस समय ताम्रपत्र लिखवाए जाते थे। ताम्रपत्र पर वो सारी जानकारी खोदी जाती थी। एक तरीके से ये देखा जाए तो उस समय का ये एक जिस तरीके से आज हम स्टाम्प का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से उस समय ताम्रपत्र का प्रयोग किया जाता था। एक लीगल या कानूनी तरीका बोल सकते हैं हम। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। जब किसी को कोई संपत्ति या कोई वस्तु दान दी जाती थी, तब भी ताम्रपत्र पर सब अंकित करवाया जाता था। ये ताम्रपत्र का एक नमूना है। साहित्यिक स्रोत अर्थात लिखित में, पुस्तकों के रूप में या साहित्य के रूप में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत कहलाती है। साहित्यिक स्रोत इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, 12वीं शताब्दी के अंत में, उत्तरार्ध मीन्स जो अंत में, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था जयानक ने। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखित हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ, ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहती है, सीधे एग्जाम में आते हैं। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा कृत हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है, हमें मिलती है। राजस्थानी साहित्य में अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें जो अंडरलाइन की हुई है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें है ये, यही से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होते हैं। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासू, अचलदास की चीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़ दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक सामग्री में साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, हज क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। ख्यात की बात हो रही है यहाँ। नैणसीरी ख्यात, जैसे उदाहरण ख्यात के नैणसीरी ख्यात, बागीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है कि ये जिन लोगों ने ख्यात लिखी है वो राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, चारण पाठ। फारसी, उर्दू तवारीखों यानी ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामल दास द्वारा कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये हमारे इतिहासकार के जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये कर्नल जेम्स टोड
महोपाध्याय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इतिहासकार है। कविराजा श्यामल दास। ये हमारा अध्याय 3 आज समाप्त हुआ। ये प्रमुख शब्दावली। अभिलेख का अर्थ क्या होता है? ताम्रपत्र, पत्थर पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। उत्खनन का अर्थ होता है उस स्थान की खुदाई करना, पुरातात्विक स्थान की खुदाई, स्थल की खुदाई करना, और वहाँ से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड, मृद का अर्थ होता है मिट्टी, भांड का अर्थ होता है कि कड़ा या कोई बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें मृद भांड कहा जाता है। ये अभ्यास प्रश्न है। हंस भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। इसका स आंसर है। उत्तर, कविराजा श्यामल दास कृत पुस्तक कौन सी है? तो कविराजा श्यामल दास द्वारा कृत पुस्तक है वीर विनोद। इसका आंसर भी है। ये प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहा जाता है? किसी की प्रशंसा या तारीफ की जाती है तो प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये इस तरीके से ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप हल कीजिएगा, देखिएगा, इस क्या पता डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी अपनी, और हमारे वीडियो को इसको लाइक शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से अब हम अगली क्लास में हम अध्याय 4 का अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।